चलिए भाई बच्चों, कर लेते हैं एंड। स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब बात करते हैं सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो एक फॉर्म हम लोगों ने सर्कल की पढ़ रखी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज mod ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल टू रो। जेड नॉट पर सेंट्रल, रो रेडियस का सर्कल जो है उसकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ये इक्वेशन होती है। अब इसी को हम एक ट्रांसफॉर्म करेंगे एक डिफरेंट फॉर्म में, है ना। तो इसका स्क्वायर कर लिया, तो z माइनस जेड नॉट जेड बार माइनस जेड नॉट बार इक्वल टू रो स्क्वायर जेड जेड बार ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अब यार ये जो इक्वेशन आ रही है, थोड़ा सा इसको एलिगेंट बनाने के लिए वही चेंज ऑफ वेरिएबल टाइप का, जैसा स्ट्रेट लाइन में कुछ एज्यूम किया था। अगर मैं माइनस जेड नॉट दिस टुगेदर विद साइन, इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा कॉल करूं, देन इमीडिएटली माइनस जेड नॉट क्या बन जाएगा, माइनस जेड नॉट बार अल्फा बार बन जाएगा, है ना। तो जेड जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार। अच्छा, जेड नॉट बार, these two statements taken together imply z नॉट बार अल्फा अल्फा बार, जिसको आप चाहो तो मॉड अल्फा स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो ये सीन कुछ बन जाएगा, मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस एक रियल नंबर आएगा। इसको मैंने r सपोज कर लिया, है ना। तो फाइनली सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, जेड जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर इक्वल्स टू 0। जेड जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मतलब ये इसी का ट्रांसफॉर्मेशन, एक डिफरेंट मैनर से लिखा हुआ सर्कल है ना। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक्स इंटरसेप्ट बताओ, वाई इंटरसेप्ट बताओ, तो वही काम करना जैसा 2D में करते थे। एक्स इंटरसेप्ट पूछा जाए तो जेड को, जैसे वाई इंटरसेप्ट पूछे तो जेड होता ना एक्स प्लस आई वाई, तो वाई इंटरसेप्ट तो वाई एक्सेस को कहाँ कहाँ पे कट करता, तो एक्स को 0 पुट कर देना, एक्स को 0 पुट करने मतलब जेड को, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट अगर पूछा जाए तो वाई को 0 पुट कर दीजिएगा, तो जेड को एक्स पुट कर दीजिए, उससे निकल आएगा। अब अगर मैं बोलूंगा यार अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेरे दो क्वेश्चन होंगे। अगर ये सर्कल की इक्वेशन है, देन व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसका सेंटर निकालना है। तो मैं इसको आइडेंटिफाई, मैं इसको नहीं पहचानता, मैं तो इसको पहचानता हूँ। इसका सेंटर मेरे को पता है, इसका सेंटर है जेड नॉट। अब देखिए जहां पर आपने वेरिएबल को चेंज किया वहां से जेड नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए। जेड नॉट क्या आएगा, माइनस अल्फा, तो इसका सेंटर आ गया माइनस अल्फा। आप इसकी रेडियस पूछेंगे, आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस, बट आई एम फैमिलियर विद द पेरेंट सर्कल। पेरेंट सर्कल जो उसका रेडियस है रो। अब यहाँ से देख लो यार, रो की डेफिनेशन यहाँ से क्या आ रही है, रो इज रूट अंडर मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस आर, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्कल है, इसका सेंटर है माइनस अल्फा, रेडियस है मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस आर, है ना। और ये रियल सर्कल रिप्रेजेंट कब करेगा, जब ये क्वांटिटी कैसी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर रियल सर्कल पे अगर यहाँ पे कोई लैम्डा लैम्डा चिपका दिया जाए, पूछे कंडीशन बताओ रियल सर्कल की, तो आप फैमिलियर हैं, इसकी जो रेडियस है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल, equation of a circle described on the line joining Z1 and Z2 as diameter. दो पॉइंट Z1 और Z2 को डायमीटर सपोज करते हुए सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, मतलब डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सर्कल की डायमीट्रिक फॉर्म निकालनी है तो यहाँ पर डायमीटर के अपर हाफ पार्ट की इक्वेशन अलग होती है, लोअर हाफ की इक्वेशन अलग आएगी। अपर हाफ में डिफरेंट इक्वेशन मिलेगी लोअर हाफ से, कैसे मिलेगी समझना। अगर मैंने इफ अपर हाफ पार्ट में एक पॉइंट P पिक किया है ना, इफ P lies on upper half part of circle, है ना। तो मैंने दो रे डिफाइन की, एक AP डिफाइन किया, एक AP रे डिफाइन की, एक BP रे डिफाइन की। एक AP डिफाइन किया मैंने और एक BP डिफाइन किया। आप जरा देखिए, अगर मैं AP को जनरेट करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ BP, है ना, ये एक्चुअली डायमीटर है तो ऑब्वियसली एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब आपको BP को रोटेट करना पड़ेगा, BP को रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री। और ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। और क्लॉकवाइज में क्या होता है, नेगेटिव एंगल आता है, यानी AP का आर्ग्यूमेंट BP के आर्ग्यूमेंट से कितना कम है, π/2 कम है। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ AP माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ BP इज -π/2। दैट इज, आप ऐसे भी लिख सकते थे, AP मीन्स Z माइनस Z1 अपॉन BP मीन्स Z माइनस Z2 इज -π/2। यानी इसका आर्ग्यूमेंट इससे इतना कम है, या फिर ऐसा समझे कि Z माइनस Z2 को इतने डिग्री -π/2 मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन है। जब इस वेक्टर को π/2 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इस वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अपर हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी P अपर हाफ पार्ट मिलाई करेगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट -π/2 आएगा। अब हम बात करें अगर P लोअर हाफ पार्ट मिलाई कर रहा हूं, इफ P lies on lower half part of the circle, अगर P लोअर हाफ पार्ट में लाई करे तो फिर से मैं दो वेक्टर डिफाइन करूंगा, एक AP और एक BP। एक AP वेक्टर डिफाइन कर लिया, एक BP डिफाइन कर लिया। तो अब अगर मैं AP को जनरेट करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ BP, तो BP को मुझे रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री। लेकिन अब की बात, ये रोटेशन की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। तो यहां पर लिख देंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, ये क्या आएगा, +π/2। तो यहाँ पर बहुत ही अलर्ट रहना है। अपर हाफ पार्ट की बात करेंगे तो इक्वेशन ये आएगी, और लोअर हाफ पार्ट की बात करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, है ना। अगर कंप्लीट सर्कल की इक्वेशन को सिंगल स्ट्रोक में लिखना हो
from 1 and 2 complete equation of circle is argument of z minus z1 upon z minus z2 is equal to plus minus pi by 2। ये कंप्लीट इक्वेशन की आ गई सर्कल की। हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है कि रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर लेंगे तो अलग डायरेक्शन आएगी, नीचे लेंगे तो अलग डायरेक्शन आएगी, है ना। तो ये सीन बन गया। अच्छा, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई 2, इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी हो गया। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो z प्लस जेड बार की वैल्यू 0 होती है। मतलब ये तो लिख ही सकते हैं आप, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिस प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने एक तरीका बताया, और भी बहुत से मैंने भाई सर्कल लिखना डायमेट्रिक फॉर्म में, तो सर्कल लिखने के लिए आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम तो दोनों केस में सेम रहेगी। भाई ये लेंथ कितनी है, मॉड ऑफ z माइनस z1, ये कितनी है, मॉड ऑफ z माइनस z2, और ये इसका हाइपोटेनियस बन गया मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, मॉड ऑफ z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। सेंटर रेडियस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। इसका सेंटर क्या हुआ, z1 प्लस z2 बाई 2, और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस भी वही आएगी मॉड ऑफ z1 माइनस z2 बाई 2। सेंटर रेडियस फॉर्म से भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट बताना था, ऊपर वाले हाफ पार्ट की रेडियस इक्वेशन अलग, नीचे के हाफ पार्ट की इक्वेशन अलग आएगी। नेक्स्ट, find locus of z satisfying argument of z plus I minus argument of z minus I equals to pi by 2। इसका लोकस निकालना है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखना होता है यार कि ये एंगल पाई बाई 2 कहाँ पर बनता है। एंगल पाई बाई 2 सेमी सर्कल में बनता है ना। और दो वेक्टर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, z प्लस आई और z माइनस आई, है ना। तो जो एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर होंगी वो क्या होंगी, माइनस आई और आई। तो एक पॉइंट मैंने ले लिया माइनस आई और एक पॉइंट ले लिया आई। अब यार ये एक तरह से डायमीटर का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये कंप्लीट सर्कल नहीं होता। ध्यान से देखिए, ये केवल पाई बाई 2 दिया हुआ है। तो अपने को पता है अगर हम इसको डायमीटर सपोज कर राइट हाफ पार्ट में सर्कल बनाएंगे तो उसकी इक्वेशन अलग आएगी, लेफ्ट हाफ पार्ट में सर्कल बनाएंगे तो उसकी इक्वेशन अलग आएगी। तो हमें चेक करना पड़ेगा ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, ये राइट हाफ पार्ट वाला सर्कल है या लेफ्ट हाफ वाला सर्कल है। वो हमें कैसे पता चलेगा, रोटेशन की डायरेक्शन से। इसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि z को i से ज्वाइन करने वाला वेक्टर,
जेड को आई से, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट नीचे वाले के आर्ग्यूमेंट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? π/2 ज्यादा है। तो π/2 ज्यादा होने मतलब जब मैं z माइनस आई वेक्टर को π/2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो मुझे ये वाली डायरेक्शन मिलनी चाहिए z प्लस आई की। ठीक है ना? तो मैं पहले तो कंप्लीट सर्कल बना लेता हूं, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरे को जेड राइट पार्ट में लेना है या लेफ्ट पार्ट में लेना है ना? तो मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट पी लिया और चेक करता हूं क्या इस साइड जेड लाई करेगा या नहीं। तो जेड प्लस आई कौन सा वेक्टर होगा? जेड को माइनस आई से ज्वाइन करने वाला वेक्टर। ये जेड प्लस आई की डायरेक्शन हो गई। जेड माइनस आई की डायरेक्शन कौन सी होगी? सॉरी यार, क्या कर रहा हूं, ऊपर आई है नीचे माइनस आई है, तो ये तो वेक्टर कौन सा होगा? ये जेड माइनस आई हो गया। जेड प्लस आई ये वाला वेक्टर हो गया, है ना? तो अगर हम जेड प्लस आई को जेड माइनस आई से जनरेट करें, ऊपर वाले को जनरेट करें नीचे वाले की हेल्प से, तो इसको रोटेट करना पड़ेगा कितना? क्योंकि ये डायमीटर है, एंगल ये 90 है, तो 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। लेकिन रोटेशन की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, है ना? तो अगर मैं P को राइट हाफ पार्ट में लेता हूं तो देखिए रोटेशन की डायरेक्शन कैसी? एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल होना चाहिए है। लेकिन इन केस अगर मैंने P को लेफ्ट हाफ पार्ट में लिया होता तो फिर रोटेशन की डायरेक्शन कैसी आती? क्लॉकवाइज होता तो यहाँ पर -π/2 आता। तो +π/2 है तो अपना लोकस क्या आएगा? राइट हाफ पार्ट, जिसमें बेस बना रहा हूं, है ना? तो लिख देंगे locus of z is the right half part of the circle for which I and minus I are the extremities of diameter। I और माइनस आई के एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, ये लोकस आ गया। Find the center and radius of the arc, center and radius of the arc represented by argument of ये क्वेश्चन है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z -1/z + 1 = π/4। आपकी बार एंगल देखना, एंगल π/4 दिया है तो ये सब आपने 9th की ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। जैसे ये कॉर्ड है, ए भी एक कॉर्ड है ना? तो ये कॉर्ड जो मेजर सेगमेंट में एंगल बनाती है, ये एंगल 90 से छोटा होता है। मेजर सेगमेंट वाला एंगल 90 से छोटा होता है, माइनर सेगमेंट में जो एंगल बनाती है वो एंगल 90 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखना, अगर ये एंगल 90 से छोटा है तो लोकस क्या आएगा? मेजर सेगमेंट आएगा। अगर ये एंगल 90 से छोटा है तो मेजर सेगमेंट 90 से बड़ा है तो माइनर सेगमेंट, तब लोकस ये वाला पार्ट आता है। और इन केस अगर 90 है तो लोकस सेमी सर्कल आएगा, वो ऊपर वाला भी हो सकता है नीचे वाला भी हो सकता है। अच्छा, अगर ये एंगल 90 से छोटा है तो ए बी को कॉर्ड सपोज करते हो, एक सर्कल ऊपर बनेगा और एक नीचे भी बनेगा ऐसा। अब जो आपका मेजर सेगमेंट आएगा वो मेजर सेगमेंट ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है।
तो वो आपको चेक करना पड़ेगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है। बात समझ में आ गई? तो इंपॉर्टेंट बात बोल दी, यहाँ पर एंगल है π/4, तो लोकस आपका क्या आएगा? मेजर सेगमेंट आएगा, और उस मेजर सेगमेंट के लिए कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज क्या होंगी? 1 और -1। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया? 1 और -1 इनको मार्क कर लिया। अगर इसको कॉर्ड सपोज करते हो सर्कल ड्रॉ करना है, कर दिया ड्रॉ। कर दिया है ना। अब एक नहीं, मेरे को तो 2 सर्कल ड्रॉ करने चाहिए थे, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इस तरह से, है ना। और मेरे को चेक करना है कि लोकस एक्चुअली क्या आएगा। लोकस हमें कौन सा, ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला? तो पहले चेक कर लेते हैं। जैसे मैं ऊपर वाले पार्ट को चेक करना चाहूँ, जैसे मैंने इसको P पॉइंट ले लिया, इसको इसके फिक्स Z है, तो Z को 1 से ज्वाइन करने वाला वेक्टर Z -1 वेक्टर हो गया। Z+1 मतलब कौन सा? Z को -1 से ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये है ना। तो Z-1 का आर्ग्यूमेंट Z+1 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? π/4। इसका मतलब जब मैं Z+1 वेक्टर को इतने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो Z-1 की डायरेक्शन मिलनी चाहिए। तो Z+1 को रोटेट करना है, यानी इसको रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, सही है। अगर मैं इस एंगल को π/4 बोलता हूं तो डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज आ रही है इसमें, ठीक है ना। तो लोकस यही आ जाएगा, अपर हाफ पार्ट, ये वाला। यानी यहाँ पे नीचे वाला सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम नीचे बनाते तो फिर उस केस में ये डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज हो जाती। क्लॉकवाइज होती तो -π/4, यानी -π/4 यहाँ पर होता तो आप नीचे वाला लेंगे, ठीक है ना। तो जिस पर मैंने वेव्स बनाई हुई है ये आपका एक्चुअल लोकस आएगा, ठीक है ना। अब मैंने इसमें आपसे 2 पार्ट पूछा, लोकस तो मैंने निकाल ही दिया। मैंने आपसे पूछा सर्कल का सेंटर बताओ, जो आर्क आ रहा है लोकस में उसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। तो आर्क का सेंटर या रेडियस वही रहेगा जो सर्कल का होगा, तो इट मीन आपको सर्कल का सेंटर निकालना है। तो सर्कल का सेंटर ऑब्वियस सी बात है यहाँ कहीं पे लाई करेगा, दोनों के इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, क्योंकि ये लेंथ तो ये लेंथ सेम है। तो यहाँ कहीं पर सर्कल का सेंटर लाई करेगा, और ऑब्वियस सी बात है ये कॉर्ड अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ π/4 एंगल बना रही है तो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके इक्वल है, ये 90 90 ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये जो 90 एंगल है ये 45 आ जाएगा और ये भी 45 आ जाएगा। तो यानी ये 1 है तो ये भी 1 आ गया, और ये रेडियस √2 आ जाएगी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया? 0,1, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल एलिमेंट्री ज्योमेट्री, 9th 10th क्लास, ये स्कूल लेवल ज्योमेट्री। सेंटर इज 0,1 and we talk about radius is clearly √2, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, if Z lies on the circle, if Z lies on the circle, mod of Z minus 2i equals to 2√2, then argument of Z minus 2 upon Z plus 2 can be equal to 1 और मोर में आंसर है ये π/3, π/4, 3π/4, daily -3π/4,
चलिए देखते हैं। जेड लाइज ऑन द सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या है 0,2, 0,2 पर सेंटर 2√2 रेडियस का सर्कल, 2√2 सेंटर, ये रेडियस 2√2 है, तो कट करेगा ये एक्स एक्सिस को, समथिंग लाइक दैट। ये सेंटर हो गया, ए और बी पर कट कर रहा है। अच्छा, मेरे को निकाला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 2 कैन बी इक्वल टू, क्या हो सकता है। तो पहले तो ये देखते हैं ये सर्कल जो होगा ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है ना। तो सर्कल की रेडियस अपने को 2√2 दे रखी है, दिस डिस्टेंस इज 2√2। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट में कैसे निकालूंगा, मेरे को ए का कोऑर्डिनेट पता करना है। सेंटर, हाँ हो तो रहा है यार, सेंटर 2 है, ये 2 है, तो ऑब्वियसली अपने आप 2 आएगा, हो गया, ये भी 2 है, ये हो गया। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 2 निकालना है, और जेड कंप्लीट सर्कल है, जेड कंप्लीट सर्कल है। अब जब कंप्लीट सर्कल है तो ये बात बताई थी मैंने आपको, अपर हाफ पार्ट की इक्वेशन अलग आएगी, लोअर हाफ की अलग आएगी। तो अगर हम अपर हाफ पार्ट पे कोई भी पॉइंट पिक करें P, यहाँ पर इसके इफेक्ट जेड ले लें, तो जेड को 2 से ज्वाइन कर लिया है ना, और एक वेक्टर ये डिफाइन किया, ये वेक्टर हो गया जेड माइनस 2, और एक इसको इससे ज्वाइन कर लिया, ये जेड प्लस 2। तो ये एंगल कितना था 90, ये 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा π/4 है ना। और ये डायरेक्शन देखें, ये डायरेक्शन देखें, तो z माइनस 2 को जनरेट करना z प्लस 2 की हेल्प से, z बने इसको जनरेट करना इसकी हेल्प से, इसको, तो रोटेशन की डायरेक्शन कैसी हुई एंटी क्लॉकवाइज, तो π/4 एंगल तो आएगा ही सही है ना, ये आंसर तो है। तो अपर हाफ में जितने भी पॉइंट आएंगे उसके लिए इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट π/4 आएगा। लेकिन इन केस अगर हम लोअर हाफ पार्ट पे ले, यहां कहीं ले ले P, तो देखिए ये एक साइक्लिक कोरिलेटर बन रहा है, ये और ये, अगर ये π/4 है तो नो डाउट ये एंगल कितना होगा 3π/4 है ना। लेकिन अब मुझे रोटेशन की डायरेक्शन से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए 3π/4 माइनस 3π/4, तो z माइनस 2 की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये z माइनस 2 की डायरेक्शन है, और z प्लस 2 की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। तो इसको जनरेट, z माइनस 2 को जनरेट करना है z प्लस 2 की हेल्प से, तो हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेशन किसका होगा z प्लस 2 का होगा। तो और ये डायरेक्शन कैसी आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है, ये डायरेक्शन कैसी आ रही है क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कितना एंगल आएगा -3π/4, 3π/4 नहीं लेंगे क्योंकि अब की रोटेशन की डायरेक्शन कैसी आ रही है क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज थी। तो देयर आर 2 आंसर्स, बॉम्बे एंड दिल्ली, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे। show that the point z1 z2 z3 z4 z1 z2 z3 z4 taken in order are concyclic
are concyclic if and only if IFF means if and only if Z3 minus Z1 into Z4 minus Z2 upon Z3 minus Z2 into Z4 minus Z1 is purely real. मतलब ये रेशियो प्योरली रियल होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स में 4 पॉइंट है, Z1 Z2 Z3 Z4 ये ऑर्डर वाइज हैं। तो अगर ये रेशियो प्योरली रियल आता है तो 100% वो चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे, इफ एंड ओनली इफ लिखा ना। और इन केस अगर वो कॉन्साइक्लिक हैं तो ऐसा होगा, और ऐसा हो रहा है तो 100% कॉन्साइक्लिक होंगे। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं स्टार्ट। तो चारों पॉइंट कैसे, ऑर्डर वाइज है, रैंडम नहीं लेना है ना। चलिए नॉट ए बिग डील। तो पहले तो मैं मान के चल रहा हूँ ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, मैं दिखा दूंगा ये प्योरली रियल है। कॉन्साइक्लिक है तो एक सर्कल पहले ही करेंगे, Z1 Z2 Z3 Z4 है ना। अच्छा इसको प्योरली रियल देखा ना, तो मैंने इसको रेशियो के टर्म में डिफाइन कर लिया। पहले मैंने ये रेशियो पिक किया, Z3 माइनस Z1, इस वेक्टर को जनरेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस Z3 माइनस Z2 से, इसको डिफाइन कर लिया और एक बार इसको डिफाइन किया। अच्छा अगर कॉन्साइक्लिक हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा। इस एंगल को मैंने थीटा लेट कर लिया है ना। तो मैं इसको जनरेट करना चाहता हूं इसकी हेल्प से। तो यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रोटेशन Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल्स टू इनके मॉड का रेशियो इनटू जनरेट किसको करना था, इसको, इसकी हेल्प से। तो रोटेशन की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसी, क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज है तो e टू द पावर माइनस आई थीटा, क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को इसकी हेल्प से जनरेट करूंगा। Z4 माइनस Z2 को जनरेट करना चाहता हूं, इसको जनरेट करना चाहता हूं, किसकी हेल्प से, Z4 माइनस Z1 की हेल्प से जनरेट करना चाहता हूं। इसको डिफाइन कर दिया है ना। और जानते ही यार कॉन्साइक्लिक एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल होगा, ये थीटा हो गई सही। तो Z4 माइनस Z2 को जनरेट करना है, इसको जनरेट करना है, इसको, इसकी हेल्प से। तो रोटेशन ये कैसा हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूं Z4 माइनस Z2 इंटू ई पावर आई थीटा, है ना। अब यार आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और दिस इंटू दिस आ जाएगा, दिस इंटू दिस, और ये रेशियो कैसा है, प्योरली रियल। इसके बाद मल्टीप्लाई करने बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस रेशियो इज प्योरली रियल। अरे बस समझ में, तो बी वाला टर्म इससे न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा आप कहीं सर एफ एन ओनली देखो, उल्टा करके देखो, यानी अगर ये प्योरली रियल है तो प्रूव करो वो कॉन्साइक्लिक भी होंगे। तो मान लो यार ये Z1 Z2 Z3 Z4 ये चार ऑर्डर वाइज मैंने पॉइंट ले लिए है ना। और ये एंगल थीटा, इसको फाई लेट करो, ओरली बोल रहा हूँ समझना, इसको थीटा लेट कर लो, इसको फाई। तो यहाँ पर तो ई पर माइनस आई थीटा आ जाएगा, यहाँ पर ई पर माइनस आई फाई, जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ई पर आई इंटू फाई माइनस थीटा आ जाएगा। ई पर फाई माइनस थीटा को एक्सपेंड कर देना, एक कॉस का टर्म आएगा, एक साइन का टर्म आएगा। लेकिन प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट साइन वाला टर्म जीरो कर देना। तो साइन ऑफ फाई माइनस थीटा जीरो है तो फाई इक्वल टू थीटा आ जाएगा। फाई और थीटा सेम है तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट सेम एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक भी होंगे। तो मतलब वही अपनी स्टेप को रिट्रेस कर देना है आपको। आ रही है मेरी बात समझ में? चलिए मूव करते हैं यहाँ से आगे।
नेक्स्ट if Z1 Z2 Z3 are complex numbers, Z1 Z2 Z3 are complex numbers such that at least one of them is not real, and 2 by Z1 equals to 1 by Z2 plus 1 by Z3. Show that the points represented by Z1 Z2 Z3 lie on a circle passing through origin. ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट रियल, मतलब कम से कम कॉम्प्लेक्स वही सही, और एक रिलेशन दे रखा है कुछ HP जैसा दिख रहा है ना? शो दैट द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तीन कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो प्रूफ करना है कि इन तीनों पॉइंट से जाने वाला जो सर्कल है ऑरिजिन उस पे लाई करेगा, यानी ऑरिजिन Z1 Z2 Z3 ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, इस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, 1 by Z1 माइनस 1 by Z2, एक टर्म इधर शिफ्ट कर लिया, समथिंग लाइक दैट। तो Z2 माइनस Z1 ये तो गया, इसका तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z3, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z3 इक्वल्स टू Z2 बाई Z3। ये दोनों वेक्टर सेम आ रहे हैं, और अगर ये दोनों वेक्टर सेम हैं तो इनका आर्ग्यूमेंट भी सेम होगा। दिस इंप्लाइज अच्छा, Z2 बाई Z3 के आर्ग्यूमेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रूफ करना है ये सर्कल ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो ऑरिजिन को पिक्चर में इंट्रोड्यूस कर दिया, Z2 माइनस 0 अपॉन Z3 माइनस 0, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के आर्ग्यूमेंट सेम हैं, तो क्या यहाँ से कॉन्साइक्लिक होने की फील आ रही है? देखते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा Z2 और Z3 के बीच का, और ये इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का मैं बना ही सकता हूँ, 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा। ये ऑरिजिन है, इसको Z2 बोल दिया, इसको Z3 बोल दिया, है ना? और यहाँ कहीं पर पॉइंट मैंने Z1 ले लिया, C पॉइंट।
इसको इससे ज्वाइन किया तो Z2 और Z3 के बीच का एंगल, Z2 माइनस जीरो मतलब टुवर्ड Z2 और Z3 माइनस जीरो मीन्स टुवर्ड Z3, ये दो वेक्टर आ गए, ठीक है ना। और Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 कौन सा वेक्टर हुआ, ये वाला हुआ। और Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस Z3 यानी टुवर्ड्स Z1, यानी ये वाली डायरेक्शन, ये एंगल। तो एक तरह से आपको गिवन है कि ये वाला एंगल और ये एंगल सेम है। तो यार ये सब तो 9th स्टैंडर्ड का है, ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। किसी भी कोऑर्डिनेटर का अगर ये वाला एंगल, अगर ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये पाई माइनस थीटा हुआ, पाई माइनस थीटा और ये थीटा, तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। और अपोजिट एंगल अगर सप्लीमेंट्री तो 100% ये कोऑर्डिनेटर कैसा हो जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, चारों पॉइंट से एक सर्कल पास हो जाएगा। समझ गए क्या, गेम इज ओवर, 100% कौन साइक्लिक होंगे। चलिए मूव करते हैं आगे। If 1 upon a plus omega 1 upon b plus omega 1 upon c plus omega 1 upon d plus omega equal to 2 upon omega and ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, where omega is the complex cube root of unity omega is non-real cube root of unity, then show that फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है आपको, सिग्मा ABC ये वैल्यू 2 आएगी। सेकेंड पार्ट सिग्मा A इक्वल टू 2 टाइम्स पाई A एंड हेंस शो दैट ये क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बाद ही इसको कराना था, लेकिन थोड़ा लेंदी था इसलिए छोड़ दिया था मैंने। आराम से करेंगे डिस्कस। और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसके बाद अपन कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स दी एंड। तो पहले ये दो इक्वेशन जो गिवन है इनको थोड़ा सा केयरफुली देखो। इनको देख रहे हो तो एक सिमेट्री फील आ रही है। आप बोलेंगे सर जैसा फर्स्ट इक्वेशन में ओमेगा के साथ हो रहा है वैसा ही सेम सिचुएशन सेकंड इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर के साथ है ना। तो इन दोनों इक्वेशन की सिमेट्री को ऑब्जर्व करते हुए मैंने अपनी तरफ से एक इक्वेशन कंसीडर की। कंसीडर एन इक्वेशन, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को एक जनरल x दे दिया। x इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, 1 अपॉन a प्लस एक्स, b प्लस एक्स, c प्लस एक्स, 2 अपॉन x। एक इक्वेशन कंसीडर कर ली है ना। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे देन वी गेट 4 डिग्री इक्वेशन इन x। x में 4 डिग्री की इक्वेशन आएगी
और अगर मैं इस इक्वेशन में x को ओमेगा पुट करूंगा पहली सेटिस्फाई होगी, ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा दूसरी सेटिस्फाई होगी। तो ये जो फुल डिग्री इक्वेशन है इसके दो रूट तो पता है मुझे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। बाकी रूट मुझे निकालने हैं और ये कंडीशन प्रूफ करनी है, तो नॉट ए बिग डील। तो सबसे पहले तो ये मेन टास्क यही है कि यार इस इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व करो और जो फुल डिग्री इक्वेशन बनेगी वो बतानी है ना। तो अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारूंगा, है ना। कनेक्टेड रहिएगा आप लोग, बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रेन अगर आपके पास है तो लगाइएगा। मैंने इसका एलसीएम ले लिया, नीचे चारों का प्रोडक्ट आएगा और एक एक कैंसिल करें तो ऊपर 3 का प्रोडक्ट आएगा, 3 के प्रोडक्ट के 4 टर्म आएंगे। अब मैं उसको डायरेक्ट लिखूंगा, कोशिश करता हूं आपको समझा सकूं। तो x इंटू 3 के प्रोडक्ट के 4 टर्म, है ना। ये x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस एक्स, b प्लस एक्स, c प्लस एक्स, d प्लस एक्स, है ना। अब यार ये जो प्रोडक्ट आ रहा है मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, तो थोड़ा फील करना। जब 3 का प्रोडक्ट करूंगा तो एक्स क्यू यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, 4x3। एक तरीका कम समझ में आ रहा हो तो लिख लो यार, आराम से बैठ के करो, घर आपका अपना है। और थोड़ा अटैकिंग मोड में हो तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ब्रेन लगाओ। x3 आ गया। अब जब मैं 2 के x और 1 का नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से आएगा एक बार आएगा 2 का x और 1 का नंबर लूंगा। जैसे मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करूं तो एक बार b प्लस सी प्लस डी आएगा, है ना, और एक बार a प्लस बी प्लस सी आएगा। और ऐसे एक्चुअली टर्म्स कितने 4 टर्म्स हैं और एक टर्म में 3 नंबर का सम आएगा, टोटल 12 नंबर का सम आएगा। और अपने पास एक्चुअली नंबर है केवल और केवल 4, है ना। तो थोड़ा फील करना यार, जब हम 2 के x और 1 का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार में 3 नंबर का सम आएगा और ऐसे 4 टर्म होंगे तो टोटल 12 नंबर बनेंगे। और है अपने पास पूरी नंबर है नहीं, हर नंबर 3 बार रिपीट करेगा। 3 टाइम्स सिग्मा a इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं 1 से x लूंगा, 2 से नंबर लूंगा तो 2 का प्रोडक्ट आएगा। ab प्लस, जैसे मैं इन 3 पे बात करूं तो ab प्लस बी सी प्लस सी है ना। ab प्लस बी सी प्लस ये 3 टर्म आएंगे और ऐसे 4 ब्रैकेट है तो टोटल टर्म हो गए 12। और अपने पास 4 डिस्टिंक्ट नंबर है तो किसी एक सेट में 4 C2 यानी 6 नंबर जनरेट होंगे, AB, AC, AD, BC, BD, CD, और टोटल टर्म 12 आएंगे, 12 आएंगे, यानी हर एक टर्म 2 बार रिपीट करेगा। 2 टाइम्स सिग्मा AB इंटू एक्स प्लस, अब आएगा 3 का प्रोडक्ट। तो 4 टर्म है और 3 के प्रोडक्ट में 4 में से 3 लेंगे, 4C3, 3 ही कॉम्बिनेशन आएंगे। तो क्या लिख दें, सिग्मा ABC, समथिंग लाइक दैट, 2 इंटू इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, चारों के x मल्टीप्लाई करो, 3 के x और 1 का नंबर सिग्मा a इंटू एक्स क्यूब, 2 के x 2 का नंबर सिग्मा AB इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। आफ्टर दैट 1 का x और 3 के नंबर सिग्मा ABC इंटू एक्स प्लस चारों का प्रोडक्ट ABCD। कुछ इस तरह का सीन बनेगा यार, ठीक है ना। ना समझ में आया तो नो टेंशन, आराम से लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, आ ही जाएगा। अब यार फाइनली मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ 4x टू द पावर 4, यहाँ से 2x पावर 4, इक्वेशन बनेगी 2x टू द पावर 4, है ना। इसके बाद आएगा एक्स क्यू का टर्म, तो 3 टाइम्स सिग्मा ए इधर आ रहा है, 2 टाइम्स सिग्मा ए यहाँ पर आ रहा है, तो सिग्मा ए इंटू एक्स क्यू ये बन रहा है। आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर का टर्म 2 टाइम्स सिग्मा ए बी और 2 टाइम्स सिग्मा ए, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, एक्स का टर्म कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से। इसके बाद आएगा एक्स वाला टर्म, तो सिग्मा ए बी सी इंटू एक्स, यहाँ पे 2 टाइम्स सिग्मा ए बी सी इंटू एक्स, यानी माइनस सिग्मा ए बी सी इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आएगा -2 ABCD। होपफुली यार ये मैंने काम सही किया होगा। तो इसका एलसीएम लेके मैंने इक्वेशन निकाल ली, इसका एलसीएम लेने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी।
4 डिग्री इक्वेशन, और इसके दो रूट, x को ओमेगा डालेंगे, ओमेगा s को डालें, तो ये दो सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके दो रूट तो हमें पहले से ही पता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब रूट पता है तो रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई करा दो यार। तो x को ओमेगा डाल दो, तो 2 ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 मतलब 2 ओमेगा प्लस सिग्मा a इंटू ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा, माइनस सिग्मा abc इंटू ओमेगा माइनस 2 abcd इक्वल टू 0। तो ओमेगा रूट है, ओमेगा को सेटिस्फाई करा दिया, दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को भी सेटिस्फाई करा दो, एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 8 को मैं बोलता हूँ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 6 फिर से बना जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस सिग्मा एबीसी इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 एबीसीडी, है ना। तो इस इक्वेशन को तो मैंने स्टार बोला है, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। अब देखिए आपको दो रिजल्ट शो करने थे, एक तो सिग्मा एबीसी की 2 लाना था और सिग्मा ए इक्वल टू 2 इंटू पाई ए। पाई ए मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट, पाई ए का मतलब क्या है, एबीसीडी, चारों का प्रोडक्ट। तो दो इक्वेशन अपनी डेवलप हो चुकी है। अब क्या करना चाहिए, कुछ टर्म मेरे को सेम से दिख रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना, और माइनस सिग्मा एबीसी कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि डिफरेंट वैल्यू है। इसका मतलब इससे अगर मैं डिवाइड दे दूं तो सिग्मा एबीसी की वैल्यू देखो 2 आ गई, ये पार्ट प्रूफ हो गया, सिग्मा एबीसी इज 2। अच्छा, सिग्मा एबीसी 2 आ गया, अब सिग्मा ए निकालना है, तो एक काम करते हैं, सिग्मा एबीसी की जो वैल्यू आई है इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं इस स्पॉट में, देयरफॉर 1 इंप्लाइज, इसको 1 में पुट कर दीजिए, तो 2 ओमेगा प्लस सिग्मा ए माइनस 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा से 2 ओमेगा कैंसिल, सिग्मा ए भी आ गया, 2 ABCD, तो ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो दो पार्ट प्रूफ हो गए। अब हेंस शो दैट, आपको ये रिजल्ट शो करना था, इसका मतलब आपने ये जो इक्वेशन डेवलप की है इसका तीसरा रूट क्या होना चाहिए, 1। अगर मैं x को 1 डालूंगा तो ये रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको ये शो करना है जो आपने नीचे 4 डिग्री इक्वेशन बनाई है जिसमें स्टार लगाया, इसके दो रूट तो आपको पहले से ही पता थे, ओमेगा ओमेगा, इसका तीसरा रूट शो करना है 1 है। तो अब एक काम करते हैं, अगर 1 रूट है तो 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर मैं x को 1 पुट करूं इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ऑब्वियसली तीसरा रूट बना जाएगा, और दो कंडीशन मैं यूज कर प्रूफ कर ही चुका हूं, तो इसका मैं आगे यूज करूंगा। पुट x इक्वल्स टू 1 इन स्टार, x को 1 पुट कर दीजिए, क्या बनेगा, 2 प्लस सिग्मा ए माइनस सिग्मा एबीसी माइनस 2ABCD, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, सिग्मा एबीसी 2 है, सिग्मा एबीसी 2 है, नहीं ये वाला टर्म इस 2 को कैंसिल करेगा, और सिग्मा ए की वैल्यू 2 टाइम्स एबीसीडी है, तो ये वाला टर्म इसको कैंसिल करेगा, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, ओके की साउंड आ गई, ओके की साउंड आने का मतलब है कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक बना इसका तीसरा रूट 1 आ गया, तो 3 रूट पता लग गए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व हो ही गया है, लेकिन इन केस हम एक इंटरेस्टिंग बात ये, अगर मैं चौथा रूट पूछूं तो वो हम निकाल ही लेंगे, अगर मैं 4th रूट पूछूंगा तो चारों का प्रोडक्ट ले लीजिए। 4th रूट की अगर मैं बात करूं तो मैंने लेट कर लिया, चौथा रूट जो है कुछ भी लेट कर लो, अल्फा लेट कर लो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये 4th रूट है। तो चारों रूट का प्रोडक्ट क्या होता है,
दिस बाई दिस, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी सी डी, आ जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा, तो फोर्थ रूट की वैल्यू आ गई माइनस ए बी सी डी। यानी ये जो बाई क्वाड्रेटिक बनाई थी इसके 2 रूट तो क्वेश्चन में दिए थे, ओमेगा ओमेगा इसको 2 रूट मैंने निकाल लिए, एक रूट 1 आएगा, दूसरा रूट आएगा माइनस ए बी सी डी, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर दी एंड हो गया, आज वो सारे चैप्टर दी एंड हो गए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। शीट वीट सॉल्व करते हैं, सारा करना है तो सबसे पहले एक काम करिएगा, जी मेंस करिएगा, थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रेस्पेक्ट देने वाला टॉपिक है, इसका बेस्ट टाइम बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके कमांड करने की मैनर यही है कि गो थ्रू विद नंबर ऑफ प्रॉब्लम, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्रिकली फील करेंगे तो वो बेटर रहेगा, है ना। पहले जेईमेंस करना, जेईमेंस करके तो ग्रिप बन जाएगी, बेसिक लेवल के क्वेश्चन से आपका एक तरह से कमांड बन जाएगी, फिर जेड मार्क्स कीजिएगा, और फिर धीरे धीरे जैसे टाइम 5 और 6 और एडिशनल